चैंपियंस, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में जुटे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जैसे ही मैंने कॉम्प्रिहेंशन का नाम लिया दोस्तों, तो आप में से बहुत सारे लोग फील करते हैं बोरिंगनेस। बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत टफ टॉपिक है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से बहुत ज़्यादा बचते हैं, अवॉइड करते हैं। लेकिन हर एग्जाम में पूछा जाने लगा है, तो आज का बहुत ही हॉट टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व कैसे करें। सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उनको फॉलो करिए और फिर एक पैराग्राफ मैं आपको सोल्व करके भी दिखाने वाला हूं। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि सर पहले हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, उसके ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम पैराग्राफ से आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। बहुत अच्छा तरीका है, हम लोग को करना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस तरीके से आप अगर 10 क्वेश्चन पैराग्राफ में गिवन है तो आप 6 क्वेश्चन ही ठीक कर पाएंगे। क्यों? 4 को गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। एक्चुअली कहीं पर कोई स्टेटमेंट गिवन है और आगे छोटा सा लिख दिया जाता है वाइस वर्सा। इसका मतलब उस स्टेटमेंट में जो बताया गया था उसका एकदम ऑपोजिट हो गया और वाइस वर्सा पे हमारा ध्यान ही नहीं गया है। तो 4 क्वेश्चंस गलत होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। मैं तो ये कहूंगा अगर कोई बच्चा गो बैक मेथड से करता है, मतलब इस मेथड से करता है, पहले क्वेश्चंस पढ़ता है और फिर ऑप्शंस के साथ साथ क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ में से सेलेक्ट करने की कोशिश करता है, तो 5 या 6 क्वेश्चन से ठीक हो पाते हैं। मैक्सिमम कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो 7 कर पाएगा। अगर आपको दोस्तों 80% या 90% कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ठीक करना है तो मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन कंडीशन कुछ है, उन कंडीशंस को ध्यान में रखकर अगर आपने उन बातों पर ध्यान दिया तो गारंटेड मैं कह सकता हूं कि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। पेपर में अभी टाइम बचा हुआ है आप लोगों के पास, जितने भी लोग टीचिंग के लोग हैं या कोई और भी इस वीडियो को देख रहा है। हम लोग पर डे क्या करें, 2 पैराग्राफ 2 आरसी आपको सोल्व करना है। और जब आप आरसी सोल्व करते हैं तो उसमें जितनी भी वोकैबुलरी है उनको नोटबुक में नोट करिए। एक टाइम के बाद ऐसा होगा जब आप 50 के आसपास पैराग्राफ सोल्व कर लेंगे तो आपको वोकैब रिपीटेशन में, है ना, चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही रिपीट होना शुरू हुआ तो दोस्तों वोकैब का मीनिंग तो क्लियर है ही, प्लस आपका जो आईक्यू लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एक्चुअली अगर आपने कोई टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है, सपोज करिए ऐसा कोई टॉपिक आ जाए जो आपने पहले से रीड आउट किया हुआ है और उससे रिलेटेड पैराग्राफ आ जाए तो पैराग्राफ को सोल्व करना और आसान हो जाता है। और पैराग्राफ जर्नली वो पढ़ा करो जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर इश्यूज है या फिर कोई इश्यूज ऐसा है जो नेशनल लेवल पर चल रहा है, उससे ही पैराग्राफ आता है। आज का पैराग्राफ बहुत हॉट पॉइंट पर है। वैसे तो बता दूं, हॉट पॉइंट है क्लाइमेट चेंजेस, कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, क्लाइमेट का जो चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का मतलब तो आप सब लोग जानते होंगे। उससे पहले बता दूं, अगर आप कोई भी एग्जाम इनमें से देने वाले हैं तो मेरी जो सीरीज DSSB की सीरीज चल रही है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। मेरे प्यारे दोस्तों, पैराग्राफ को एक बार ध्यान से देखते हैं। मैं और भी पैराग्राफ कमिंग डेज में आपके लिए लेकर आने वाला हूं, चाहे वो PCT में आए हुए हैं, TGT में आए हुए हैं, है ना, या PRT में आए हुए हैं। ये पैराग्राफ PRT का पैराग्राफ है। आइए शुरुआत करते हैं। देखो भाई, मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बताता हूं। 50 पैराग्राफ को आप 1 by 1 करके पढ़िए। अभी टाइम लगेगा, लगने दीजिए। जब आप एग्जाम तक जाएंगे, एग्जाम जब होने वाला है तब आपको टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तब तक आपका माइंड का जो IQ लेवल है, जो आपका सोचने का तरीका है, वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा, वोकैब हेड में हो जाएगी। दोस्तों वहां पर बड़ी जल्दी से पैराग्राफ को फिर आप रीड कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर इनिशियल रीडर है तो कोशिश करिए पैराग्राफ को 1 by 1 लाइन पढ़िए, उसमें जो वोकैब उसको नोट करिए, क्योंकि वोकैब का पार्ट इंप्रूव होगा तो सिनोनिम एंटोनिम में हेल्प मिलेगा। यही नहीं, क्लोज टेस्ट में भी हेल्प मिलेगा, रीअरेंजमेंट में भी हेल्प मिलेगा, और सेंटेंस में जो एरर आती है तो वहां भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि आरसी कैसे बना है, आरसी में पूरा ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरेक्शन सबका यूज करके तो पैराग्राफ बना है ना। तो आरसी से दोस्तों सारी चीजें इंप्रूव होती है। शुरुआत करते हैं पैराग्राफ का। क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब है जैसे किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जो मौसम है वो कैसे चेंज हो रहा है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, बारिश का टाइम नहीं था दोस्तों, तब भी बारिश हुई है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया से बाहर तो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को लेकर इफेक्ट हुआ है। मतलब कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है
जितनी नहीं होनी चाहिए थी, या फिर कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही जितनी नहीं होनी चाहिए थी, और बिन बात मतलब बिन मौसम ही बरसात हो रही है, मतलब मौसम नहीं है लेकिन बरसात हो गई है। तो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हमारी डेली लाइफ भी डेंजर में है, उसके बहुत सारे बुरे परिणाम आगे आने वाले टाइम में हो सकता है देखने को मिल जाए। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप जानते हैं जो आइस है वो बहुत तेजी से मेल्ट हो रहा है, और जिस समुद्र का जो लेवल है वो अप हो रहा है, उसके बढ़ने से बाढ़ आने की बहुत सारे चांसेस हैं। आप देखते हैं कहीं पर बाढ़ आ जाती है ना, बहुत सारे लोग, आप लोग जानते हैं, उससे अफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो क्लाइमेट चेंजेस जो है ना, उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स हैं। कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंजेस को लेकर पैराग्राफ पढ़ाने से पहले कि भाई जो हम लोग ये पेड़ को काट रहे हैं, ये भी इसकी वजह से भी जो एक बैलेंस नहीं बन पा रहा नेचर के बीच में, और जानते हो नेचर के बीच में और जो हमारा रहने का लिविंग स्टैंडर्ड है, ये यूँ कहिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो बहुत सारी गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जैसे मीथेन है, ये एनवायरनमेंट में बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह से भी हीट जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारी गैसेस को, जैसे हम व्हीकल हैं, व्हीकल से निकलने वाली बहुत सारी गैसेस है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें फिर होने लगती हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स को साइंटिस्ट ने माना है, जैसे ओजोन लेयर में छेद हो गया है, उसकी वजह से जो सूर्य से जो इंजूरियस रेज आती हैं वो अर्थ पर आ रही हैं, और हीट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और भी बहुत सारी डिसीज़ हो जाती है उन रेज की वजह से। आइए बढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसकी इंपॉर्टेंस को लेकर। इंपरेटिव का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे अक्सर हम कहते हैं दिस इज एन इंपरेटिव क्वेश्चन, मतलब दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लाइमेट चेंज और इसकी जो अनिवार्यता है, मतलब इसकी जो इंपॉर्टेंस है, अक्रॉस द ग्लोब दुनिया भर में, है ना, अक्रॉस द ग्लोब दुनिया भर में हैव मूव्ड, वो आगे निकल गई है, किसको पीछे छोड़ते, बियॉन्ड द इमीडिएट, कि भाई जो इमीडिएट एक्शन हमें लेना था ना, किस पर, कंपल्शन ऑफ राइजिंग, तुरंत जरूरी रूप से, मजबूरी की रूप से, कंपल्सन रूप से जो राइजिंग हो रहा था मर्क्यूरी लेवल, पारे का जो लेवल अर्थ प्लेनेट पर बढ़ रहा था, उसको पीछे छोड़ते हुए भाई तत्कालिक रूप से जो हमारे लिए मजबूरी बनी हुई थी, उस पर हमें जो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था, वो मजबूरी क्या थी कि भाई अर्थ पर पारे का जो लेवल है वो बढ़ रहा था, उसको पीछे छोड़ते हुए क्लाइमेट चेंज और इसकी अनिवार्यता, इंपरेटिव, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल गई है। मतलब सबसे पहले हमें क्लाइमेट चेंज और उसकी इंपॉर्टेंस पर ध्यान देना होगा, ये सेंटेंस में बोल रहा है फर्स्ट में। इट इज टुडे, आज ये बन गया है एक डिबेट अमंग नेशंस, उन राष्ट्रों के बीच जो जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। जियोपॉलिटिक्स का मतलब है, इसके लिए 3 फैक्टर्स जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जियोपॉलिटिक्स मतलब किसी भी कंट्री का नेशनल लेवल पर कितना इन्फ्लुएंस है भाई, और दूसरी कंट्री उसके कितने इन्फ्लुएंस में है, कितना उसको फॉलो कर रही है, उसके बाद कितनी सुनवाई होती है इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी कंट्री की, स्पेस में उसका कितना अधिकार है, और किसी टेरिटरी पर उसका कितना अधिकार है। तो जियोपॉलिटिक्स समझ गए, जियोपॉलिटिक्स बात कर रहा है अपने कहीं ना कहीं एक तरह से दबदबे की बात कर रहा है कि उन कंट्रियों के बीच एक डिबेट बन गया है, और कह रहा है कि द शिफ्ट इन, और जो बदला है इन इकोनॉमिक बैलेंस में जो बदलाव हुआ है, डेवलप कंट्री से जो कंट्री उभर कर इकोनॉमीज के रूप में सामने आई है, मतलब जो डेवलप कंट्री थी लेकिन उभरती हुई इकोनॉमीज के रूप में जो सामने आई है उन कंट्री के बीच में, और जो जियोपॉलिटिक्स की बात करते कंट्री, उन कंट्रियों के बीच में एक डिबेट का ये आज टॉपिक बन गया है। आगे बात करते हैं रेटोरिक का मतलब होता है बयानबाजी, कि जो बयानबाजी चल रही है ग्लोबल लीडर्स के द्वारा। ग्लोबल लीडर्स उन कंट्री को माना गया है जनरली जो डेवलप कंट्रीज है, जैसे जापान की बात करें, रशिया की बात करें, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं ना जो डेवलप कंट्रीज हैं, कि उनके द्वारा जो बयानबाजी हो रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर, 10 नीड्स टू बी, इसको आवश्यकता है कि इसको लिया जाए, टेकन विद अ पिंच ऑफ साल्ट, एक पिंच ऑफ साल्ट की तरह लिया जाए। फॉर इट इज नॉट ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंजेस कंसर्न्स, कह रहे इसको एक पिंच ऑफ साल्ट की तरह लिया जाए। ये पूरी तरीके से वो जो बोल रहे हैं, जो ग्लोबल लीडर्स हैं, जो ग्लोबल लीडर्स कंट्री अपने आप को समझते हैं या हैं, है ना,
उसको एक पिंच ऑफ साल्ट की तरह ले जाए। पिंच का मतलब तो वैसे किसी को चूंटी मारना होता है, लेकिन यहाँ आप पिंच ऑफ साल्ट, पिंच ऑफ साल्ट का मतलब होता है जर्नली जो बातें आपको बताई जाती हैं उनमें कुछ रूमर्स होती हैं, मतलब पूरी तरीके से सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से वो चीज़ सच नहीं होती, तो हम कहते हैं ये पिंच ऑफ साल्ट है। मतलब ये जो ग्लोबल लीडर्स कह रहे हैं कि इसको एक डिबेट का इशू है क्लाइमेट चेंज, और जो ये बढ़ रहा है इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इसकी वजह से क्या होगा, तो इसको एक पिंच ऑफ साल्ट की तरह लिया जाए, पूरी तरीके से सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। द चेंजिंग एक्सिस कि जो बदलता हुआ केंद्र है, एक्सिस है, सेंटर है इकोनॉमिक पावर का, पूर्व ईस्ट में, और जो उभरती हुई कंट्रीज हैं एशिया की, विल परहैप्स शायद इसको टेक अ वाइल टू सिंक इन, कि भाई जो पावर का सेंटर, इकोनॉमिक पावर का जो सेंटर चेंज हुआ है ईस्ट में, भाई ईस्ट की जो कंट्री है और एशिया की जो उभरती हुई कंट्रीज हैं, इसको ना बहुत कम समय लगेगा सिंक होने में, डूबने में, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई जो इकोनॉमिक रूप से जो एशिया की कंट्री हैं जो आगे आई हैं, मैं इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी अच्छी है, और पूर्व में जो कंट्री है ना, पूर्वी जो कंट्री हैं, इनको डूबने में बहुत कम टाइम लगेगा। डेवलपिंग कंट्रीज किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंजेस की। ऐसा पैराग्राफ में कहा जा रहा है ये जो है कंट्री बहुत जल्दी डूब जाएंगी, मतलब उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी, ऐसी बात कर रहे हैं। डेवलपिंग इकोनॉमीज, उभरती हुई जो क्या है, डेवलपिंग होती जो कंट्री इकोनॉमीज है, लाइक जैसे बहुत सारे कंट्रीज हैं इंडिया की तरह जो डेवलप कर रहे हैं अभी, है ना, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, आर जस्ट बिगनिंग टू टेक, उन्होंने शुरुआत की है कुछ छोटे छोटे स्टेप उठाने की ग्लोबल स्टेज पर, ग्लोबल लेवल पर। और जो इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं विल हैव टू गो अ लॉन्ग वे, कि भाई जो उद्यमी लोग हैं, उद्यमी लोगों की जो इंडस्ट्री है, मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको कहीं ना कहीं एक लंबा रास्ता तय करना होगा, ठीक है, किसके बारे में? क्लाइमेट चेंज के बारे में। मतलब अगर वो इसमें कुछ इंप्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए कोई स्टेप उठाना चाहते हैं, तो भाई जो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप है उनको एक लंबा रास्ता तय करना होगा, भाई क्लाइमेट चेंजेस ना हो, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकें, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ठीक हो सके क्लाइमेट चेंजेस के अकॉर्डिंग, है ना। मिलियंस ऑफ हाउसेस, मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स का मतलब परिवार, मिलियंस ऑफ परिवार इंडियन में क्या हो रहा है, हैव टू डिपेंड ऑन फायरवुड। देखो वो अभी भी स्टिल भी डिपेंड है फायरवुड पर और केरोसिन पर टू लाइट अप देयर होम्स। अगर उन्हें अपने घर में रोशनी करनी है, अगर अपने घर में उन्हें लाइट जलाना है, तो मिलियंस ऑफ जो फैमिली हैं वो अभी भी केरोसिन, मिट्टी का तेल, मतलब मिट्टी का तेल जलाकर अपने घर में रोशनी करते हैं, या फिर वो फायरवुड, आग को जलाकर अपने घर में रोशनी करते हैं। और इवन एज स्कोर्स ऑफ इंडियंस, यहाँ तक कि जो स्कोर्स ऑफ इंडियंस हैं, मतलब बहुत सारे इंडियंस की बात कर रहा है, स्कोर्स ऑफ इंडियन डाई, स्कोर्स ऑफ इंडियन डाई। वैसे स्कोर्स में ना लगभग ना एक क्वांटिटी होती है, स्कोर मतलब 20 बंडल, लगभग 20 लोगों के ग्रुप को भी स्कोर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक डेफिनेट क्वांटिटी नहीं है, ध्यान सुनिए। एक स्कोर में दोस्तों लगभग 20 बुक्स होती हैं, 20 बुक्स के बंडल को वन स्कोर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बस ये समझिए कि स्कोर्स ऑफ बहुत सारे इंडियंस डाई, मरते हैं हर साल बेसिक हेल्थ एम्यूनिटीज़ की वजह से, उनके पास बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज़ ही नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारे इंडियंस हर साल मरते हैं। अब इंडिया पर आ गया वो, है ना। द प्रायोरिटी फॉर सच ए नेशन, किसी भी नेशन की जो प्रायोरिटी है इस मीटिंग बेसिक नीड्स, कि वो बेसिक नीड्स को पूरा करे, फूड प्रोवाइड करे, हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड करे, किसकी बजाय रेदर देन स्पेंडिंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इट्स जीडीपी, कि भाई अपनी जीडीपी का वो एक बड़ा पोर्शन खर्च ना कर कर किस पर? इंपोर्टिंग टेक्नोलॉजी पर, कि भाई वो टेक्नोलॉजी ना परचेज करे, इंपोर्ट ना करे, इमिशंस को कट डाउन करने के लिए, एनवायरमेंट में जो गैसेस जो है ना इमिशन हो रही है उनको कम करने के लिए, कि वो अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी को खरीदने में क्या ना करे, वेस्ट ना करे। वो ये कह रहा है कि पहले ये चीजें करें, वो हेल्थ देखें अपनी कंट्री की, बेसिक चीजें देखें, फूड देखें वहां के लोगों के लिए, एजुकेशन सिस्टम देखें। एक्चुअली क्या होगा, देखिए जो डेवलप कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री है और जो डिबेट है, वो क्या चाहते हैं कि उनकी जो टेक्नोलॉजी बनी हुई है वो अपनी टेक्नोलॉजी को सेल कर देंगे डेवलप कंट्री को, कि भाई जो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कि ये जो हमने टेक्नोलॉजी बनाई है ये क्लाइमेट चेंज को कम कर देगी। तो कह रहे हैं कि भाई वो ऐसा ना करें कि अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा वो इस पर खर्च करते हैं।
साइंटिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं, साइंटिस्ट ये इस बात को कहते हैं, इंडिया नीड्स टू बी, इंडिया को आवश्यकता है कुछ करने की, थोड़ा सा बिट है ना, बट ऑन इट्स ऑन टर्म, अपनी कंडीशन पर जितना भी वो कर सकती है और अपने पेस पर, मतलब जहां तक पेस का मतलब होता है कदम, जहां तक भी वो कदम उठा सकते हैं, अपने खुद के कदम उठा सकती है, तो इंडिया को इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। वाई डज, क्वेश्चन नंबर 1 को कराने से पहले मैं फिर कहना चाहूंगा 2 पैराग्राफ डेली पढ़ने हैं। पैराग्राफ में जो मीनिंग उसको नोट डाउन करिए, एक पैराग्राफ को आप 2 से 3 बार रीड आउट करिए, ताकि और अच्छी समझ डेवलप होगी, और जब अच्छी समझ डेवलप होगी चीजें अपने आप बनने लगेंगी, बोर होंगे मत छोड़िए, फिर पैराग्राफ को करिए। और पेपर में जाने से पहले मैं तो ये कहूँगा 100 पैराग्राफ करिए, या फिर किसी न्यूज़पेपर को उठा लीजिए जो आपको पढ़ना है, वहाँ से चीज़ें बहुत जल्दी से इम्प्रूव हो जाती है। वाई डज द ऑथर, ऑथर क्यों चाहता है कि जो बातचीत है क्लाइमेट चेंज को लेकर, जो ग्लोबल लीडर्स ने की है, मतलब ग्लोबल लीडर्स की जो बातचीत है क्लाइमेट चेंज को लेकर, टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ साल्ट, उसको किसकी तरह लिया जाए, आप पिंच ऑफ साल्ट की तरह लिया जाए, मतलब कोई ज़्यादा सीरियस ना लिया जाए। इसमें रूमर्स हैं, देखो वो क्या कहना चाहता है कि कोई भी जो डेवलप कंट्री है वो कोई टेक्नोलॉजी बनाता है तो अपने प्रॉफिट गेन के लिए बनाता है या अपने पॉलिटिकल गेन के लिए बनाता है। भाई अगर हम अपने फ्रेंड्स को टेक्नोलॉजी देंगे तो पॉलिटिकल रूप से वो कंट्री हमारे साथ खड़ा रहेगा, अगर इंटरनेशनल लेवल पर कभी भी कोई बात होती है, ठीक है ना। तो यहां पर राइट आंसर देखिए, द टॉक्स आर समटाइम्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गेन रादर देन क्लाइमेट चेंज। उसने कहा इसको एक पिंच ऑफ साल्ट की तरह लिया जाए, किसकी तरह लिया जाए, एक पिंच ऑफ साल्ट। तो भाई वो अपने गेन के लिए, है ना, ये जो बातचीत है कभी कभी डायरेक्ट टुवर्ड्स, वो किसकी तरफ होती है, पॉलिटिकल, कोई भी कंट्री है पॉलिटिकल गेन चाहता है, पॉलिटिकल प्रॉफिट चाहता है और इकोनॉमिक गेन चाहता है। भाई अगर किसी को वो सेल करेगा अपनी टेक्नोलॉजी, डेवलप कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री को अगर सेल करेगा, तो दोस्तों उसका क्या प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इकोनॉमिक गेन होगा, क्योंकि बहुत महंगी महंगी वो टेक्निक्स होती हैं, बहुत महंगी महंगी क्या होती है, टेक्नोलॉजी होती है, और पॉलिटिकल रूप से भी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जर्नली अगर हमको टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो जर्नली अपने फ्रेंड को ही देते हैं पहले, है ना, फिर उसके बाद जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको देंगे। तो 1 इज द बेस्ट आंसर। द ग्लोबल लीडर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। द टॉक्स अबाउट द क्लाइमेट चेंज बाय द ग्लोबल लीडर्स हैव लिटिल टू डू विद डेवलपिंग कंट्रीज। नहीं, देखो इनका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट वर्ड मीनिंग द अपोजिट ऑफ इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है उभर कर सामने आना। जैसे हमने कहा इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है, मतलब उभर कर वो सामने आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया की जो डेवलपिंग जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी होने वाली है। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा। व्हाट वर्ड मीन्स द ऑपोजिट ऑफ इमर्जिंग, इमर्ज मतलब उभर कर सामने आना, है ना, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो उभर कर सामने आना। राइट आंसर हो जाएगा ऑपोजिट फेड, फेड का मतलब होता है मुरझाना, धीरे धीरे डिसअपियर होना। तो ऑपोजिट आपको बताना था दोस्तों, तो डिसअपियर, है ना, कमजोर होना, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाना, फेड हो जाना। अराइव कोई मतलब नहीं है, डेवलप सिनोनियम हो जाएगा किसका, इमर्ज का, है ना, और अपियर का मतलब सब लोग जानते हैं प्रतीत होना होता है। तो राइट आंसर फेडिंग हो गया है भाई, इमर्जिंग का मतलब क्या, फेडिंग इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट शुड बी स्टैंड इफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑन क्लाइमेट चेंज। भाई क्या स्टैंड होना चाहिए अगर इंडिया जो है वो बात मैटर्स है, इंडिया ऑन मैटर्स ऑन क्लाइमेट चेंज, इंडिया की तरफ से क्या होना चाहिए क्लाइमेट चेंज के मैटर्स पर, है ना। व्हाट शुड बी स्टैंड, क्या स्टैंड होना चाहिए इफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर इंडिया जो है, इंडिया क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देता है, मैटर्स करता है, तो क्या स्टैंड होना चाहिए इंडिया की तरफ से। देखो भाई, द मैटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज शुड बी इग्नोर्ड, ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया है। मीजर्स शुड बी टेकन टू कट डाउन इमिशंस, बिल्कुल जो ग्रीन हाउसेस या और भी गैसेस है एनवायरमेंट में जिनका जो उत्सर्जित हो रही हैं, है ना, इमिशन हो रहा है, तो राइट आंसर देखिए कि जो उपाय हैं शुड बी टेकन, वो उठाने चाहिए इमिशंस को कम करने के लिए। जो ये गैसेस हैं जिनकी वजह से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, और ये चीज़ें, ये जितनी भी रेज हैं, ये जितनी भी हीट क्रिएट हो रही है, इनके लिए उपाय जो है वो शुड बी टेकन, कदम उठाना चाहिए इनको कम करने के लिए। तो राइट आंसर दोस्तों सेकंड हो जाएगा। इंडिया शुड रिजेक्ट एनी डिमांड ऑफ इमिशंस, बिल्कुल नहीं, इंडिया शुड रिजेक्ट एनी डिमांड ऑफ इमिशंस कट बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, नहीं। मेजर्स शुड बी टेकन टू कट डाउन इमिशंस बट नॉट द कॉस्ट ऑफ एनी डेवलपमेंट। क्या इसका राइट आंसर 4 नहीं होना चाहिए। इमेज देखिए, सेकंड और
माफ करिएगा, मीजर्स शुड बी टेकन टू कट डाउन इमिशंस बट नॉट एंड देखिए राइट आंसर, सॉरी माफ करिएगा, 4 इसका बेस्ट आंसर होगा न कि थर्ड। क्यों? मीजर्स शुड बी टेकन टू कट डाउन इमिशंस, ये तो बात ठीक है, लेकिन मीजर्स शुड बी टेकन टू कट डाउन इमिशंस बट एट द एनी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, आपसे पूछ रहा था बट नॉट एट द एनी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, नहीं यार, नहीं, बट नॉट किसी भी कोस्ट पर नहीं। देखो इसका राइट आंसर जो बेस्ट होगा वो 4 होगा। क्या किसी भी कोस्ट पर? उसने कहा था जितना वो कर सकता है, जितना वो कर सकता है, तो इसका बेस्ट आंसर 4 होगा। माफ करिएगा, किसी भी कोस्ट पर नहीं। उपाय, कदम उठाना चाहिए उपाय के लिए, ठीक है ना। मेजर्स शुड बी टेकन टू कट डाउन इमिशंस को, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, भाई डेवलपमेंट के कोस्ट पर नहीं। 4 सबसे बेस्ट आंसर है, ठीक है ना, थर्ड की बजाय। आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड फॉर्म द पैसेज सिमिलर इन द मीनिंग ऑनसेट। अब ऑनसेट का मीनिंग क्या होता है? ऑनसेट होता है बिगनिंग दोस्तों, बिगनिंग ऑफ समथिंग, बिगनिंग ऑफ समथिंग मतलब किसी भी चीज की शुरुआत, जनरली जो अनप्लीजेंट हो। जैसे हमने कहा कोल्ड की शुरुआत में या फीवर की शुरुआत में तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, तो द ऑनसेट ऑफ कोल्ड, द ऑनसेट ऑफ फीवर, यू शुड गो टू डॉक्टर। तो राइट आंसर यहां पर बिगनिंग हो जाएगा। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना, और इम्यूनिटीज सब लोग जानते हैं, फैसिलिटीज की बात कर रहा है। इम्यूनिटीज मतलब फैसिलिटीज, सुविधाओं की बात कर रहे हैं। प्रायोरिटी का तो यहां पर कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? देखो भाई, द ग्लोबल लीडर्स आर द मेन स्टेक होल्डर्स, बिल्कुल नहीं। क्लाइमेट चेंज में उनकी, क्लाइमेट चेंज की जो भागीदारिता है उसमें उनका मेन स्टेक होल्डर्स है, ऐसा तो पैराग्राफ में कहीं नहीं बोला गया है। द ग्लोबल लीडर्स आर द मेन स्टेक होल्डर्स इन ग्लोबल चेंज, ऐसा भी नहीं है कि ग्लोबल जो चेंज हो रहा है उसमें ग्लोबल लीडर्स का एक मेन स्टेक होल्डर्स है। द प्रायोरिटी फॉर सच ए नेशन इज टू बी अर्न मोर मनी, केरोसिन एंड वुड आर द मेन फ्यूल्स यूज इन इंडिया। देखो ये राइट है क्योंकि यहां पर दिया हुआ है कि अभी भी केरोसिन और फायरवुड वो घर को लाइट अप करने के लिए यूज किए जाते हैं और वो मेन फ्यूल है इंडिया का। तो राइट आंसर यहां पर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों ये तो एक छोटा सा पैराग्राफ था। आगे आने वाले टाइम में मैं पीसीटी, टीसीटी के और बहुत सारे पैराग्राफ मैं कराने वाला हूं, लेकिन एक बात को ध्यान सुनिए, अभी आप पैराग्राफ को जो पढ़ें उसमें जो वोकैब है उनको नोट डाउन करें और समझने की कोशिश करें। जब माइंड डेवलप हो जाएगा फिर आप गो बैक मेथड से ही पैराग्राफ को करें। गो बैक के लिए वैसे तो गो बैक की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि आप बहुत जल्दी से पैराग्राफ को रीड आउट करने की जब हैबिट आपके अंदर बन जाएगी तो बहुत जल्दी से राइट आंसर सारे देने लगोगे। वो सब लोग लगाएंगे मुझे पता है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना आर से उतना पढ़िए, पर डे 2 पैराग्राफ लगाइए, आंसर चेक करिए, पर डे 2 पैराग्राफ लगाइए, आंसर चेक करिए, और फिर आंसर्स पे ये बात होनी चाहिए कि मेरा ये गलत क्यों हुआ है, इसका आंसर ये क्यों नहीं है। अगर इस तरह की अप्रोच रखते हैं, एनालिसिस करने वाली अप्रोच अगर आप रखते हैं हर क्वेश्चंस को लेकर, तो बहुत जल्दी से आर से इंप्रूव हो जाएगा। थैंक यू एंड थैंक यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू।